Hey guys, welcome back to this channel Learn at East दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस क्लास 9th का हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया जाता है लेकिन रूलिंग जो होती है वो किंग के द्वारा ही होती है। तो देखते हैं ऐसा कैसे होता है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो हमने देखा था कि उन्होंने मान लिया कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स लिखे रहेंगे उतने पे ही राज करेंगे। फ्रांस के किंग ने मान लिया था ना। तो अब जो कंप्लीट हो गया था, उनका ड्राफ्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। तो उसके मेन ऑब्जेक्ट्स थे कि वो जो लिमिट करे पावर मोनार्क की, मतलब किंग की पावर को लिमिट करे। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. तो ये सारी पावर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में रहने से अच्छा उन्होंने सेपरेट कर दिया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे ये बांट दी गई। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये तीन थे। ये इंडिया में भी ऐसा ही है, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसके कारण जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। तो फिगर 7 दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं फिगर 7 को। देखो ये है पूरा फिगर 7। तो यहाँ जुडिशरी है, जज, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो देखो हमें क्या करना है, पहले पैसिव सिटीजन्स थे, नो वोटिंग राइट्स, अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। अब एक्टिव सिटीजन्स होंगे जो कि अबाउट 4 मिलियन होंगे और पॉपुलेशन है उनकी 28 मिलियन। वो वोट करेंगे, इलेक्टर्स होंगे 50,000 मैन। और फिर वो वोट करेंगे नेशनल असेंबली में, तब 745 मेंबर्स होंगे लेजिस्लेचर के। जो किंग होगा वो इनके द्वारा किंग इनको कंट्रोल करेगा और ये किंग को कंट्रोल करेंगे। और नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगी। और डायरेक्टली एक्टिव सिटीजन से हम जुडिशरी को भी वोट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में, उसके पास पावर थी कि वो नए लॉज बनाए नेशनल असेंबली के द्वारा। तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हो जाते थे। दिस इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। मीन सिटीजन्स इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे और वो चूज करते थे असेंबली को। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सबको वोट देने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन only men above 25 years of age who paid taxes equals to at least 3 days of laborers wage were given the status of active citizen। तो जो लेबर्स के वेज के हिसाब से 3 दिन, अगर मैक्सिमम मिनिमम में 3 दिन अगर वो पे करते हैं टैक्स और 25 ईयर्स के अबव है मेन, तभी वो वोट कर सकते हैं। वे गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया था। दैट इज दे वे इंटाइटल टू वोट, उनको इंटाइटल किया गया था कि वो वोट कर सकते हैं। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स वेर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, बाकी सबको पैसिव सिटीजन के नाम से गया। To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest brackets of taxpayer। तो क्वालिफाई होने के लिए एक इलेक्टर के रूप में एक इंसान को जो कि मेंबर हो असेंबली का, उसको बहुत सारी हाईएस्ट ब्रैकेट्स के टैक्स पेयर को कंप्लीट करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन with a declaration of rights of men and citizens, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया राइट्स मैन और सिटीजन के, जैसे कि राइट टू लाइफ, ये इंडिया में भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी है, freedom of opinion, equality before law were established as a natural and
इनएलिएनेबल राइट्स, तो हमें इन्हें नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स को माना गया इनको, मतलब ये सबके लिए जाने पहचाने होने चाहिए. दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. तो ये सबको बाय बर्थ मिलना चाहिए और कोई भी इसको ले नहीं सकता है. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. तो ये ड्यूटी थी, सिटीजन्स के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट की ड्यूटी थी. याद देख लीजिएगा, हम आगे चढ़ते हमें चैप्टर जल्दी ख़त्म करना है. फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. तो फ्रांस अबॉलिश करता है मोनार्की और अब रिपब्लिक बन जाता है, मतलब मोनार्की भी ख़त्म हो जाती है फ्रांस की. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI has signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. तो फिर भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन इन कर दिया, फिर भी वो एक सीक्रेट नेगोशिएशंस में जाता है जो कि किंग ऑफ प्रूशिया ने रखा है. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789. तो अब बाकी जगह के लोग भी चिंतित है कि फ्रांस में डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसलिए बाकी जगह के रूलर्स ने क्या किया, वो ट्रूप्स भेजना शुरू कर दे रहे थे जब से ये शुरू हुआ था समर में 1789 से. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792. इससे पहले कि ये होता, नेशनल असेंबली वोट कर रही थी 1792 में टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. तो उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. तो बहुत सारे वॉलंटियर्स आए, उनको थ्रोंग किया गया ताकि वो ज्वाइन कर सके आर्मी के प्रोविंसेस को. They saw this war as a people against king and एरिस्टोक्रेसीज. तो ये उन्होंने लोगों ने सोचा कि ये किंग और एरिस्टोक्रेसीज जो उसकी है उसके अगेंस्ट पे वॉर है ऑल ओवर यूरोप में, पूरे यूरोप में. अमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दैट संग बाय द मर्सेलियस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉगेट डे एलिल्से. तो ये सारी पोएम्स उसने कंपोज की थी. इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय volunteer from Marseilles and they marched into Paris and so got its name. तो वो पहले बार जो गाया गया एक वॉलंटियर था मार्सेलिस, वो मार्च हुए पेरिस में, मतलब पेरिस में आए और उनका नाम पड़ गया यही. द मार्सेलिस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. तो अब जो मार्सेलिस की जो ये पोएम है ना, ये अब नेशनल एंथम है फ्रांस की. आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि क्या है इस पोएम में. The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. तो एक revolutionary wars के कारण जो है उसमें हार भी हुई लोगों की और economic difficulties भी हुई. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking for their families. तो औरतें जो थी वो तो साइड में लेफ्ट में होती थी कोप के, और जो मेंस थे वो तो फ्रंट में होते थे, और फिर भी वो सब लोग अपनी फैमिली के लिए लिविंग अर्न करना चाहते थे. लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर. तो बहुत सारे लार्ज सेक्शन जो थे पॉपुलेशन के वो कन्विंस किए गए कि अब जो ये रेवोल्यूशन है हमें इसको आगे ले जाना होगा. एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसको देता था, रिचर सेक्शन को सोसाइटी में. पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन. तो पॉलिटिकल क्लब जो था एक इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट बन गया जो कि पीपल जो विश करते हैं कि वो डिस्कस कर सके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में और प्लान कर सके और फॉर्म कर सके अपना एक्शन, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया. The most successful of these clubs was that of the Jacobins. तो ये जो most successful इन clubs के लिए था ना, वो उनमें से था Jacobins, who got its name from a former convent of St. Jacob in Paris. तो उसने अपना नाम एक former convent था जिसका नाम था St. Jacob, पेरिस में था. Women too who had been active throughout this period formed their own clubs. तो women जो भी इस वक्त में active थी उन्होंने भी अपने खुद के clubs form किए. Section 4 of this chapter will tell you more about the activities and demand.
तो सेक्शन 4 आपको और बताएगा इनकी एक्टिविटीज़ और डिमांड के बारे में। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन होते थे सोसाइटी के। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, उनमें स्मॉल शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिसन सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, तो ये सब पेस्ट्री कुक्स और शू मेकर्स होते थे, वॉश वर्कर्स भी होते थे, इसमें प्रिंटर्स भी होते थे, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर, तो सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर भी होते थे। देयर लीडर वॉज अ मैक्सिमिलियन रोब्सपायरे, तो उनका जो लीडर था वो एक मैक्सिमिलियन रोब्सपायरे था। अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज worn बाय डॉक वर्कर्स। ये उनकी तरह ट्राउजर्स पहनने लगे जैसे कि डॉक वर्कर्स पहनते थे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसके कारण वो फैशनेबल सोसाइटी से एक अपार्ट हो गए, साइड में हो गए। स्पेशली नोबल्स, ज़्यादातर नोबल्स के द्वारा, हु वो नीज ब्रेचेस, जो कि नीज ब्रेचेस पहनते थे। देखो, इट was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। तो ये अब एक टाइप था कि जिसमें हम प्रोक्लेम करें, एंड करें पावर को, जो कि ये नी ब्रीचेस पहनते हैं। These Jacobins came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches। तो इन जैकोबिन्स को हम लोग सेंस कुलोटस बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है जो कि विदाउट नी ब्रीचेस होंगे। सेंस कुलोटस men wore in addition the red cap that symbolized liberty, और वो एडिशन में एक रेड कैप पहनते थे जो कि लिबर्टी को सिम्बलाइज करता था। वुमेन however were not allowed to do so, वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता था। In summer of 1792 the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies of high price of food। तो समर में 1792 में जो जैकोबिन्स हैं उन्होंने प्लान किया एक इनसिक्योरेशन, जिस पर लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस जो थे ना वो बहुत ही गुस्से में थे, जो कि बहुत कम सप्लाई होती थी और बहुत ज़्यादा हाई रेट थे फूड के। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours। तो उसको भी hostage में कर दिया गया। Later the assembly voted to imprison the royal family। उसके बाद assembly ने वोट किया कि वो रॉयल फैमिली को जेल में डाल दे। Elections were held, elections हुए। From now on all men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote। सबको वोट करने का इसमें अधिकार दिया 21 years के above से। The newly elected assembly was called the convention। तो newly elected assembly जो थी उसको हमने convention कहा। क्या कहा हमने? कन्वेंशन। On 21 September 1792 it abolishes monarchy and declares France a republic। तो 21 सितंबर 1792 में एबॉलिश हो गई मोनार्की फ्रांस में, और फ्रांस को हमने रिपब्लिक घोषित कर दिया। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of द गवर्नमेंट। तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि हेड को भी हम इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। तो आप देख सकते हैं लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। तो लुई 16 को डेथ दिया गया, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने ट्रेजन किया था। On 21 January 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde में, ठीक है। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। तो उसके बाद भी सेम फेट हुआ कुछ दिनों बाद। तो हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।